हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों आज आप लोग अनसॉल्व्ड पेपर 2020 सेट नंबर पहला 324 FI इसका कोड है। बच्चों पहला सेट आज यहां पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। बच्चों हमने कुछ सेट आपके 2022 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 सेट हमने कंप्लीट करवाए हैं। उम्मीद करता हूं कि वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे और शेष बचे हुए 3 सेट आपके लिए जो छोड़े थे वो भी शायद आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। बाय द वे बच्चों, उन प्रश्नों में, उन सेटों में जो भी समस्याएं, जो भी प्रश्न आपके डाउट्स के हैं, उन सभी डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अथवा व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर इंस्टाग्राम पर, जहां भी आप चाहो उन प्रश्नों को आप अपने डाउट्स हमसे तक पहुंचा सकते हो और उनके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपके पास जरूर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं यहां पर 2020 सेट नंबर पहला। ठीक है, चलिए यहां से बच्चों बिल्कुल नियमित रूप से आपको पढ़ना है, एकदम कोई भी सेट छोड़ना नहीं है और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, चलो कोशिश करेंगे पूरा वीडियो आपको पूरा सेट आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो पहला जो आपका प्रश्न है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। उसमें लिखता है कि मान लीजिए कि f(x) बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f जहां r से r में है, तब f एकैकी आच्छादक है, बहुएकैकी आच्छादक है, एकैकी परंतु आच्छादक नहीं, न एकैकी है न आच्छादक है। यहां पर यह प्रश्न हमसे पूछ लिया गया है। देखो आपका है ये क्वेश्चन नंबर पहला और इस क्वेश्चन नंबर पहले का पार्ट आपका ये है। ठीक है, इसमें क्या कहता है, कह रहा है कि फलन हमारा f(x) बराबर, ये फलन f(x) बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर और ये f(x) बराबर एक्स स्क्वायर इस प्रकार से परिभाषित है कि f जहां r से r में है, मतलब यहां पर प्रांत और सहप्रांत दोनों ही r हैं और यहां पर ये जो फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है, ये फलन आपको चेक करना है कि एकैकी है, आच्छादक है या एकैकी आच्छादक है या न एकैकी है न आच्छादक है। कौन है, इसमें से 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको छांट के लिखना है। बच्चों पहला काम तो ये होता है कि अगर एकैकी है तो भाई एकैकी के लिए क्या करते हैं, यहां पर 2 अवयव मान लेते हैं, सहप्रांत के प्रांत के कोई 2 अवयव x1, x2 मान लेते हैं कि x1, x2 जो है वो r को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तब यहां पर इस प्रकार से होता है कि f(x1) बराबर f(x2) लिखते हैं और इस तरीके से f(x1) की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर है बराबर f(x2) की जो वैल्यू है वो x2 स्क्वायर है। f(x1) की वैल्यू x1 स्क्वायर है और f(x2) की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यहां लिखोगे, 2 यहां लिखोगे तो f(x) ये x2 स्क्वायर हो जाएगा और दोनों पक्षों में जब वर्गमूल लेंगे तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 हो जाएगा। देखो ध्यान दें, क्योंकि प्लस माइनस क्यों लिखा है, अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में सेट होता तो नेचुरल नंबर ऋणात्मक नहीं होते, लेकिन रियल नंबर तो ऋणात्मक भी हो सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि x1 का मान x2 नहीं बल्कि x1 का मान -x2 के भी बराबर है। मतलब सीधा कि भैया ये एकैकी नहीं है, एक का एक से संबंध नहीं है, x1 का संबंध x2 से भी है और x1 का संबंध -x2 से भी है। तो इसका मतलब एकैकी आपका यहां पर लिखना है नहीं है। देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, रियल नंबर से रियल नंबर में आपका ये फलन है। ठीक है, और यहां से इसके कोई अवयव यहां पर ले लेते हैं, जैसे 1 ले लिया हमने, -1 ले लिया, 2 अवयव ले लिए, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, अब यहां पर देखो इसमें अगर रख दिया जाए तो f1 की वैल्यू जो होगी कितनी हो जाएगी, f1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, -1 का भी -1 लिखोगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। इसका मतलब ये कि -1 + 1 दोनों का ही एक ही प्रतिबिंब है। इसका मतलब इसको बहुएकैकी कहोगे, एकैकी नहीं होगा। क्या होगा, ये एकैकी नहीं होगा, बहुएकैकी होगा। अब यहां पर दूसरी बात, हम आच्छादक को चेक करेंगे। आच्छादक कैसे चेक करते हैं, आच्छादक का मतलब सह प्रांत के सभी अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो बच्चों कुछ अवयव यहाँ ऋणात्मक भी होंगे, जैसे ऋण 1 है, ऋण 2 है, ऋण 1/2, ऋण 1/3, कुछ ऐसे जो ऋणात्मक अवयव होंगे उनका यहाँ पर कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा। आप कहोगे क्यों नहीं होगा, कोई क्या ऐसा अवयव है जिसका वर्ग करने पर -1 आ जाए, -2 आ जाए, -1/2 आ जाए, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। x का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसका यहाँ पर जिसको यहां रख दिया जाए
तो यहां पर हमें जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी अर्थात -1 का जैसे स्क्वायर तो +1 होता है, -1 तो होता नहीं है। हम कह सकते हैं -1 किसी का भी प्रतिबिंब नहीं होगा, -2 किसी का भी प्रतिबिंब नहीं होगा। तो जब इनके अवयवों का यहां पर सभी अवयवों का प्रतिबिंब होता है तो आच्छादक होता है। तो इसका मतलब आपको लिखना है चूंकि सह प्रांत के ऋणात्मक अवयवों का प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा, कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका अतः जो f है फलन वो क्या है, आच्छादक नहीं है। ऋणात्मक अवयवों का प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा, इसलिए f फलन है वो आच्छादक नहीं होगा। तो बच्चों ना तो ये एकैकी है ना आच्छादक है, आपको आंसर में चौथा विकल्प सही लिख देना है। ठीक है, ना एकैकी है और ना ही आच्छादक है। विकल्प नंबर आपको लिख देना है चौथा। क्या लिखना है, चौथा विकल्प। ठीक है, इसके बाद खा नंबर का प्रश्न देखो, इसमें कहता है कि भाई ये तो दो आव्यूह दिए गए हैं। पहले देखो ये तो बहुत आसान है, इसको रब कर लेते हैं। बच्चों आप लोग बिल्कुल एक एक करके सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें और यहीं से सारे प्रश्न आते हैं। देखो इसको विशेष ध्यान से समझो, यहीं से दूसरी जगह कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ यहीं से होता है ना। सारे प्रश्न लौट पोट के पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप 3-4 साल की ये सेट कंप्लीट करोगे तो मेरे ख्याल से फिर कहीं कोई भी सवाल मिस नहीं हो सकता, ये मेरा वादा है। बस आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। ठीक है, तो एक का खा प्रश्न है, इसमें लिखा है cos थीटा इंटू में यहां पर देखो आव्यूह में लिखा है cos थीटा माइनस में sin थीटा। दूसरी वाली जो रो है उसमें sin थीटा cos थीटा लिखा है, sin थीटा cos थीटा लिखा है। ठीक है, और इसके बाद प्लस का निशान है, फिर sin थीटा है और इसके बाद में लिखा है sin थीटा cos थीटा। यहां पर है sin थीटा, यहां है cos थीटा, यहां पर है माइनस में cos थीटा और यहां पर है sin थीटा। ठीक है, और इसका मान ज्ञात करिए। देखो कैसे करना है, सीधा सीधा काम। तो cos थीटा का अंदर इधर गुणा करो, sin थीटा का इधर गुणा करो। संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। कभी भी अवयवों का योग कैसे करते हैं, संगत अवयवों को जोड़ के इनका योग करते हैं। पहले तो देखो cos और cos का स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। यहां पर माइनस sin थीटा में गुणा हो जाएगा काय का, cos थीटा का। यहां पर sin थीटा में गुणा काय का होगा, cos थीटा का। और यहां पर cos और cos का गुणा हम करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये हमारा पहला अवयव हो गया। अब इधर दूसरा अवयव में sin थीटा का गुणा करेंगे तो sin और sin का गुणा sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा का cos थीटा में गुणा करेंगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा। यहां पर भी देखो माइनस में है sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा और sin का गुणा इधर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बच्चों अब क्या करना है, संगत अवयवों को जोड़ना है। भाई संगत अवयव देखो cos स्क्वायर का sin स्क्वायर संगत होगा कि नहीं, तो आपको यहां पर लिखना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जोड़ देते हैं। यहां भी बिल्कुल इनको जोड़ो तो आप ध्यान से देखो तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा में जब जोड़ोगे sin थीटा इंटू cos थीटा तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, मतलब 0 मिल जाएगा। ये पूरा पूरा कैंसिल। नीचे भी यही दशा है, बिल्कुल यही कंडीशन है, sin थीटा इंटू कॉस थीटा और इसमें जोड़ना है माइनस का sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों यहां भी ये देखो माइनस प्लस का है, 0 हो जाएगा। जबकि कॉस और इस कॉस स्क्वायर थीटा में sin स्क्वायर थीटा जब जोड़ोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बस काम खत्म। ये हमारे पास आंसर है 1001। sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा बच्चों। अब ये आपका विकल्प नंबर सेकंड सही है। कौन सा है, सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं गा पर, जल्दी जल्दी से नोट करना है। गा नंबर को देखो, गा नंबर को देखो, देखिए क्या कहता है भाई। गा नंबर प्रश्न क्या है, 1 का गा। देखिए इसमें लिखता है समाकलन करना है √1 प्लस sin 2 थीटा लिखना है। sin 2x लिखा है, sin 2x इंटू dx। बच्चों बहुत आसान से समाकलन करना तो आता है आपको, थोड़ा सा बदल के लिखो।
इसको ऐसे लिख दो, देखो एक लिखा है ना, इसको हम यहां पर ऐसे लिख दें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस यहां साइन 2 थीटा को हम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं इंटू dx। अब आप यहां पर कोई समस्या तो नहीं है भाई, यहां पर 1 लिखा था, 1 को हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख लिया। और साइन 2 थीटा को भी हम यहां पर थीटा नहीं बल्कि x के फॉर्मेट में है आपको लिखना है, क्योंकि यहां साइन 2 थीटा की साइन 2x दिया गया है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखना है। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पूरा स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ दिखाई दे रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अर्थात साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में ये हमारे पास dx है। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहां पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिलेगा इंटू dx। अब बच्चों अलग अलग दोनों के समाकलन आपको आते हैं। साइन एक्स का समाकलन माइनस में होता है कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स, और प्लस एक ये कॉन्स्टेंट, यही आंसर है। मिलान करिए भाई, मिलान करिए, जल्दी से मिलान करिए, तो आपके पास आंसर में थर्ड वाला सही दिखाई दे रहा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखो नहीं, थर्ड नहीं है भाई, साइन एक्स माइनस, सेकंड वाला सही है। देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस का है, कॉस एक्स ये माइनस का है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, मतलब ये सेकंड वाला विकल्प आपका सही लिखा है, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा सही विकल्प है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल एकदम आसान अवकल समीकरण को हल करना, इसमें पूछा गया है घात बता दो भाई। घात का मतलब जो हमारा जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी जो घात होती है, बस वही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो d2 बाई ओवर dx2 प्लस यहां पर लिखा है बराबर का चिन्ह, और बराबर के बाद ये हमारे पास चतुर्थ मूल यहां पर लिखा है 4, इसका मतलब ये चतुर्थ मूल है काय का, x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, इसकी घात आपसे पूछी गई है। तो बच्चों यहां पर बहुत से बच्चे तो इस घात को लिख देंगे कि भाई ये बड़ी घात 2 है। बच्चों ये घात 2 नहीं, बल्कि आप दोनों पक्षों में 4 घातें चढ़ा दें, दोनों पक्षों में 4 घातें चढ़ाने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 4 घातें चढ़ाएं, तो हमें यहां पर देखो ये हो जाएगा d2 बाय ओवर dx, d2 बाय ओवर में dx2 की पावर 4 हो जाएगा। इधर ये चतुर्थ मूल 4 पावर करोगे तो यहां पर चतुर्थ मूल का निशान खत्म, तो x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ये हमारा देखो ऐसे बदल जाएगा। तो यहां पर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो कितना है, d2 बाई ओवर dx2 2 है, तो यहां पर इसी की घात देखनी है, इसी की घात कितनी है 4 है, इसलिए इस अवकल समीकरण की घात को 4 लिखना है। कितना लिखना है बच्चों, 4 घात लिखनी है। ठीक है, ये आपके पास पहले प्रश्न का प्रश्न का आंसर है, और ये 4 आंसर देना है, पहला ही विकल्प सही है ना, पहला विकल्प सही है, तो आपको लिखना है घात बराबर 4। ठीक है बच्चों, ये हमें आंसर में लिख देना है भाई, बिल्कुल ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है इंग्या, इसमें लिखता है यदि सदिश ये दिया गया है एक दूसरे पर लंब हैं, तो कहता है लैम्डा का मान बताओ। दो सदिश परस्पर लंब तब कहे जाते हैं जब दोनों का अदिश गुणनफल बराबर 0 होता है। तो यहां पर सिद्ध तो नहीं करवाया गया है, कहा गया है कि भाई दोनों सदिश लंबवत हैं, इसका मतलब a डॉट b बराबर 0 है, दो सदिशों का गुणनफल बराबर 0 है, और तब लैम्डा की जो वैल्यू है वो ज्ञात करके बता देनी है। भाई दो सदिश कौन कौन से दिए गए हैं, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सदिश है, कोई पहला प्रश्न का इंग्या प्रश्न खंड है आपका। मान लिया हमने एक सदिश a है और ये हमें दिया गया है 5i माइनस लैम्डा j और प्लस में 2k, और एक दूसरा सदिश कोई b है जो कि हमें ऐसे दिया गया है 2i प्लस 3j और प्लस में 4k। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि ये दोनों सदिश अगर लंबवत हैं तो लैम्डा का मान बताओ। यहां पर दिया है यदि a सदिश व b सदिश लंबवत हैं, तो अगर दिया गया है
कि यदि ए और बी लंबवत हैं तो इसका मतलब ए डॉट बी बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो बच्चों यहां पर ए डॉट बी को 0 लिख के दिखा दो भाई। ए का मान कितना है, 5i माइनस लैम्डा जे प्लस में 2k लिखना है, ठीक है। डॉट करके यहां लिखो बी बराबर कितना है, 2i प्लस 3j लिखो प्लस में 4k लिखो और यहां पर डॉट बराबर 0 लिख दो। दोनों का डॉट गुणा बराबर 0, क्योंकि दोनों सदिश लंबवत तभी कहलाते हैं जब डॉट गुणा 0 होता है। अदिश गुणनफल 0 होता है। बस गुणा कैसे करते हैं, आई डॉट आई 1 होता है तो 5 दूनी 10 लिख लें। जे डॉट जे 1 होता है, माइनस का लैम्डा में 3 से गुणा करो, माइनस में 3 लैम्डा लिखो। और यहां पर देखो 4 दूनी 8, यहां के और के का डॉट गुणा 1 हो जाएगा तो 4 दूनी 8 बराबर में 0, 10 और 8 18, 3 लैम्डा बराबर 18 हो जाएगा। लैम्डा बराबर 18 बटे 3, 3 छंग 18 और बच्चों यहां से ये लैम्डा की वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी। बोलो भाई, ठीक है, एकदम बढ़िया, कोई समस्या तो नहीं। तो अब आपका ये विकल्प नंबर तीसरा सही है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है आंसर में, 3 नंबर यहां डालो और यहां लिखो लैम्डा का मान 6 है, ठीक है भाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहां पर भी बच्चों जो प्रश्न होते हैं वो भी सब 1-1 नंबर के ही होते हैं और 1 नंबर के प्रश्नों में कोई आपको चॉइस नहीं दी जाती है कि भाई कोई आपको छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना होता है। पहला प्रश्न है, इसमें लिखा है 2 का, इसमें लिखा है साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4 का मुख्य मान बताइए। क्या कहता है, मुख्य मान बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा दूसरा का पार्ट देखो, इसमें कहता है मुख्य मान बताइए। यहां पर लिखा है साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4 और यहां से इसका हमें क्या करना है, मुख्य मान बताना है, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है का मुख्य मान। ठीक है बच्चों, समझते हैं मुख्य मान कैसे निकालते हैं। बच्चों ये आपको पता है कि जो साइन इनवर्स का रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। अगर हम यहां से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर दें और आपसे कहें कि भाई यहां पर इसकी वैल्यू होनी चाहिए 7π/4, तो बच्चों ये तो हमारे इस अंतराल में नहीं आता है। -π/2 से +π/2 अंतराल में आना चाहिए। क्या ये आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है ना। ये तो पाई से भी, यहां पर देखो ये 7π/4 लिखा है तो यहां पर तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग ये 2 पाई के लगभग बराबर हो गया ना। तो पाई से तो बड़ा है भाई, हमें पाई से बड़ा नहीं चाहिए, हमें तो -π/2 से लेकर के π/2 तक चाहिए। यहां पर इसकी जो वैल्यू होगी, प्रिंसिपल मान इसका होगा, वो कहां तक होगा, -π/2 से +π/2 तक हो सकता है। तो ये तो इस अंतराल में आ नहीं रहा है, इसका मतलब आपको ये आंसर नहीं लिखना है। तो बच्चों करना क्या है, यहां पर साइन इनवर्स साइन 7π/4 लिखा है, इसमें हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ध्यान से देखा जाए तो इसको हम यहां लिख दें साइन 2π -π/4। अब इतनी बात ध्यान से बताओ भाई, सही लिखी है, कोई समस्या तो नहीं। 4 दूनी 8 पाई में से 1 पाई घटाओ, 7π/4। 7π/4 को क्या हम ऐसे लिखें तो कोई समस्या है, बिल्कुल ठीक है। आगे यहां पर और आगे बढ़ाओ तो साइन इनवर्स और यहां पर देखो साइन 2π - θ बराबर होता है माइनस साइन थीटा माइनस साइन π/4 होता है। और बच्चों इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स और इसको लिख दें साइन -π/4 लिख लें। क्या यहां तक कोई समस्या, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट कर लिया जाए तो -π/4 और यही इस प्रश्न का हल है। देखो बच्चों जो -π/4 हमने निकाला है ये बिल्कुल एकदम सत्य बात है कि -π/2 से π/2 अंतराल में आ रहा है। ये संख्या हमारी -π/4 जो है वो इस अंतराल में आ रही है। इसका मतलब इसका जो मुख्य मान है वो आपका -π/4 बिल्कुल सत्य है, ठीक है। चलिए भाई 2 का खा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 2 खा, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बहुत जल्दी से बच्चों काम करना है, अपना दिमाग इतना अलर्ट रखो कि इधर उधर कहीं पर आप भटकने की जरूरत नहीं है ना। इस समय कहीं पर भी आपका दिमाग भटके नहीं, आपको इतना बांध के रखना है, ठीक है। दिमाग को बिल्कुल एकदम मजबूती से जकड़ के रखो, इधर उधर नहीं जाना है और हमारे साथ बिल्कुल जैसे है ना ब्लूटूथ जुड़ता है ना, वैसे ही आप जुड़ जाओ, इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है। देखो 2 का गा नंबर देखो,
2 का खा। ऐसा कहता है कि फलन f जहां r से r इस प्रकार है कि fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो f इनवर्स 18 को ज्ञात करिए। आपसे ऐसा कहता है 2 का खा, 2 का खा। यहां पर फलन इस प्रकार परिभाषित है r से r में, और कहता है कि जो fx है वो fx बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और तो f इनवर्स 18 का मान कितना है, ये तो हमारा हो गया प्रश्न भाई। तो यहां पर देखो ध्यान दें, यहां पर ऐसा मान लेते हैं इसको कि जो fx है उसको y मान लेते हैं। fx बराबर क्या लिखते हैं, y। तो अगर fx बराबर y है तो बच्चों इसको ऐसे भी तो हो जाएगा ये कि अगर fx बराबर y है तो आप इसको ऐसे लिख दें कि x बराबर f इनवर्स y। बोलो लिख सकते कि नहीं, है ना। अगर हमने मान लिया कि जो fx है वो कितना है, fx है y, तो यहां से x का मान कितना होगा, f इनवर्स y होगा। बच्चों यहां पर अगर इसको y मान लिया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं। देखो ध्यान दें, y बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर का मान निकालें तो y माइनस 2 निकलेगा, और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहां पर y माइनस 2 का अंडर रूट। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखो तो हमें निकालना है क्या, f इनवर्स 18 का मान निकालना है। भाई यहां पर देखो y का मान हम 18 रख दें, देखो यहां पर 18 लिख दें तो हमें f इनवर्स 18 ही का तो मान चाहिए, हम y बराबर 18 रख देते हैं। तो y बराबर 18 रखने पर ध्यान से बच्चों पढ़ना है, y बराबर 18 रख दें तो x का जो मान होगा वो कितना होगा, आपको मिल जाएगा प्लस माइनस y का मान लिखो 18, 18 में से 2 घटाओ 16 मिलेगा। x बराबर प्लस माइनस 16, और 16 का वर्गमूल भी हमें पता है क्या होता है, 4 होता है, प्लस माइनस 4 यहां पर आपको लिखना है। ठीक है, x का क्या मतलब है, x का मान यहां पर आपको लिख देना है। देखो y का मान हमने लिखा है कितना 18, तो f इनवर्स 18 बराबर x का मान कितना आया, प्लस माइनस 4 आया है। यही बच्चों इसका हल है, f इनवर्स 18 बराबर क्या लिखना है, प्लस माइनस 4 लिखना है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 गा पर। देखिए इसको कर लेते हैं रब। बच्चों एक बात और यहां पर समझने वाली है, तो जैसा कि आपको पता है कि ये आपका पेपर जो है ना ये 2020 का है, और 20 में आपका पूरा 100% सिलेबस था, है ना। 20 के बाद जब 21 में कोरोना आया, इसके बाद 21-22 में जो आपकी एग्जाम हुई है उसमें से, और ये 23 में भी एग्जाम जो हो रही है, वो तीनों वर्षों के लिए 30% सिलेबस अभी कम कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां से भी कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके वो 30% में होंगे जिनको आपको वास्तव में नहीं पढ़ना है। कुछ प्रश्न इसमें ऐसे भी मिलेंगे जो आपके 30% कटौती के साथ निकाल दिए गए हैं, वो आपको इस सेट में से भी कुछ ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे, 1-2 जो नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो जैसे चलो जो भी प्रश्न आएगा हम बताएंगे कि ये प्रश्न इस बार नहीं आएगा, है ना, वो बता देंगे। बाकी लगभग हम सब पढ़ा देंगे और लगभग सब आएंगे, ऐसे समझो। ठीक है, कुछ 1-2 जो होंगे अगर तो हम बताते जाएंगे आपको। चलिए यहां पर समझते हैं 2 का गा नंबर प्रश्न है। यदि a और b दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि pa बराबर 0.4, pb बराबर 0.8 और pb बाई a की वैल्यू 0.6 है, तो p a यूनियन b की वैल्यू बताइए। बच्चों बहुत आसान प्रश्न है ये। देखो 2 प्रश्न नंबर 2 का गा नंबर का आपका ये प्रश्न है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको तो बहुत आसान से आप कर सकते हो। यहां पर a घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी 0.4 दी गई है, b घटना के घटने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 0.8 दी गई है, और यहां पर देखो कुछ बातें दी गई हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई a, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहां पर b घटना के घटने की प्रायिकता, जबकि a घटना घट चुकी है, इसकी प्रायिकता दी गई है 0.6, और आपसे पूछ लिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b का मान कितना होगा। घटना a यूनियन b की प्रायिकता क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों आपको ये पता है, फॉर्मूला एकदम बहुत आसान तरीका से पता है
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए जो होता है उसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में लिखना होता है पी ए। तो यहां पर देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए की वैल्यू 0.6 दी गई है और इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0.4 दी गई है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर सकते हैं। बराबर में 6 चौको 24, और ये आपको यहां पर देखो 0 लगा के आपको क्या लिखना है 0.24 लिख देना है। ठीक है, अब आप समझो भाई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहां पर 0.24 दी गई है, और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू पूछी गई है। क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है कि नहीं। तो बस इसका ही प्रयोग करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.8 दिया गया है, और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल लिया है 0.24 है। अब यहां पर देखो 8 4 12 1.2 लिखो, माइनस में यहां पर 0.24 लिखो, और यहां से घटा के लिख दो भाई। देखो यहां पर 1.2 में से घटाना है 0.24, तो ये 10 में से इसको 6 लिखो, 11 में से 2 घटाओ तो 9 लिखना है, और ये हमारे पास 0 बचेगा। तो यहां पर देखो घटना ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी है कितनी हो जाएगी 0.96 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है भाई, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर घा नंबर सवाल है। घा नंबर को देखो ध्यान से, तो यहां पर एक अवकल समीकरण यहां पर बनवाया गया है, एक वक्र का समीकरण दिया गया है, और उससे संबंधित जो अवकल समीकरण है उसको ज्ञात करना है, जबकि ए और बी 2 अचर राशियां दी गई हैं। बच्चों ये तो आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से पता है, हमने हर जो भी सेट आए हैं उनमें सब में लगभग ये प्रश्न आया हुआ है, लगभग इसी टाइप का। हमने आपको बताया कि जितने वक्र में अचर होते हैं समझो उतने बार उसका अवकलन करना पड़ता है। अचर को विलुप्त करना है मतलब उसकी कोटि उतनी होती है। यहां पर 2 अचर हैं तो इसका मतलब अवकल समीकरण जो बनेगा उसकी जो कोटि होगी वो 2 हो जाएगी। ठीक है, तो भाई देखो यहां पर वक्र का समीकरण क्या दिया गया है, 2 का घा नंबर का आपका प्रश्न है। ठीक है, 2 घा, और ये दिया गया है y बराबर a इंटू ई की पावर x और प्लस में b। ठीक है, से संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात करिए जहां a और b अचर हैं। तो आपको क्या करना है, देखो यहां पर आपको क्या करना है, इसका अवकलन पहली बार करें तो dy ओवर dx बराबर a इंटू ई की पावर x का, तो e की पावर x रहेगा, a अचर है, अकेला जो अचर होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, b का अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। एक काम और कर लेते हैं, यहां पर इसको क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि ये e हटाओ और e इधर ले आओ, तो 1 में e की पावर x इंटू में dy ओवर dx बराबर में यहां a ऐसा लिख लें। इसको हमने ऐसा किया क्यों है भाई, यहां पर बच्चों जब a को अकेला छोड़ दोगे और इसका अवकलन करोगे तो यहां पर इसका अवकलन 0 हो जाएगा। हमें a और b का विलुप्त करना है, a और b दोनों को विलुप्त करना है। पहली बार अवकलन किया है तो a तो अपने आप देखो विलुप्त हो गया। अब यहां सॉरी ये आपका अचर जो b था वो तो विलुप्त हो गया। अब एक अचर और बचा है तो इसको भी विलुप्त करने के लिए इसको भी अकेला छोड़ो, अपने आप मर जाएगा। कैसे भाई, इसको यहां से हटाओ, गुणा में है तो कहां आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और इसको हम यहां ऐसे लिख सकते हैं e की पावर -x इंटू dy ओवर dx और बराबर में a। अब यहां पर लिख देते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर से कर देते हैं, देखो x के सापेक्ष इसका अवकलन। अब यहां से देखिए 2 फलन दिखाई दे रहे हैं, यहां पर 2 फलनों का गुणनफल का आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यहां पर देखो d ओवर dx यहां a लिख दो, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिखना है, ये देखिए फर्स्ट हो गया, ये देखिए सेकंड हो गया। फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का अवकलन d2y ओवर dx2 लिखना है, प्लस सेकंड फलन dy ओवर dx लिखो, फर्स्ट का अवकलन करना है e की पावर -x और -x का दोबारा से फिर करना पड़ेगा, तो -x का अवकलन -1 होता है, और बराबर में अकेला अचर का अवकलन 0 लिखना है। मर गया, खत्म, बस यही समझो आंसर आ गया।
हमें करना क्या है, देखो दो पद हैं, दोनों जगह से e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का भाग करना है। e की पावर माइनस एक्स का दोनों जगह भाग करो तो ये हमारा हो जाएगा d2/dx2। ये हमारे पास देखो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस dy/dx और इधर बराबर में 0। अब आप चाहो तो इसको एक पद इधर ले जाओ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो dy/dx, d2/dx2 बराबर में यहां लिख सकते हो dy/dx, और यही इस अवकल समीकरण देखो बन के आया। इस वक्र का ये अवकल समीकरण बन के आया है। देखो यहां पर इसकी कोटि 2 है कि नहीं है, और ए और बी दोनों विलुप्त हो गए, तो यही आपका क्या है, अवकलजों से बना समीकरण है। अवकलजों से बने समीकरण को हम क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। यही हमारा अवकल समीकरण बन गया है। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं 11 प्रश्न पर। इसमें कहता है कि फलन कोई दिया गया है x बराबर 0 पर संतत नहीं है, ये बताओ। तो भाई संतत नहीं है ये बताना तो मेरे ख्याल से बहुत आसान बात होती है। संतत कब नहीं होता है, जब किसी दिए गए बिंदु पर फलन का मान और उसी बिंदु पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का मान, तीनों का मान बराबर बराबर ना आए। किसी एक का मान अलग हो जाए तो समझो फिर हमें लिख देना है कि फलन हमारा उस बिंदु पर संतत नहीं है। यदि तीनों बराबर आते हैं तो फलन हमारा उस बिंदु पर संतत कहा जाता है। तो भाई बिल्कुल एकदम आसान सा काम है। यहां पर देखो फलन हमें दिया गया है 2 का 11 प्रश्न है, ठीक है, 2 का 11, और यहां पर फलन fx बराबर क्या दिया गया है, fx बराबर यहां दिया गया है, ये है x का क्यूब प्लस में 3, और इधर ये फलन कब दिया गया है, जब x का मान 0 ना हो। ये फलन fx बराबर 1 है तब जब x का मान बराबर 0 है। ये हमारा है ना, ये प्रश्न है। और यहां पर x बराबर 0 पर फलन हमारा संतत नहीं है, ये हमें दिखाना है। तो यहां पर लिखेंगे x बराबर 0 पर, आप देख सकते हो x बराबर 0 पर जो fx है वो कितना है, देखो fx बराबर x है, fx बराबर 1 है। x बराबर 0 पर fx का मान fx बराबर x है। यहां पर x का मान 0 लिखें तो f0 का मान आपका 1 मिलेगा। अब RHL LHS निकालो, तो RHL कैसे निकालते हैं, यहां पर लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का निशान लगाओ। इसके बाद में क्या करते हैं, लिमिट यहां पर हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा x है वो कितना है, 0 से कुछ ज्यादा, बहुत छोटी राशि h है ना, कुछ ज्यादा। तो बच्चों यहां पर x का मान जैसे ही हम 0 लिखेंगे तो h का मान देखो 0 की ओर बढ़ जाएगा। भाई x का मान 0 लिखो तो h का मान 0 की ओर बढ़ेगा। तो यहां पर x टेंड्स टू 0 को हम लिखेंगे h टेंड्स टू 0, और f ऑफ यहां x लिखा है इसकी जगह हम 0 प्लस h लिखेंगे। अब यहां पर 0 से अधिक जहां है उस फलन को लेना है। 0 से 0 नहीं है, 0 से कम है या ज्यादा है, जो भी है वो आपको यही फलन आपको रखना है। ठीक है, तो 0 से अधिक है तो अभी यही रखना है, 0 से कम है तो अभी यही रखना है। केवल x बराबर 0 पर फलन का एक मान है। ठीक है, तो अब आप यहां पर लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और f0 प्लस h को क्या लिखोगे, 0 प्लस h का क्यूब और प्लस 3 ज्यों का त्यों। h का मान 0 लिखोगे तो 0 प्लस 0 का क्यूब प्लस 3 मतलब 3 लिखोगे। अब आप देखो भाई क्या RHL और लिमिट हमारे ये आपकी x बराबर 0 पर फलन का मान बराबर बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हमने देखा कि x बराबर 0 पर फलन का मान और x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर बराबर नहीं आ रही है, तो लेफ्ट हैंड तो हमें निकालने की जरूरत नहीं। हमने बताया तीनों बराबर चाहिए। अब आप यहां पर ऐसे लिख सकते हो, चूंकि f0 डज नॉट इक्वल टू RHL, अतः x बराबर 0 पर f असंतत है, या कहो संतत नहीं है, संतत नहीं है, डिसकंटिन्यू है, आपको ये लिखना है। ठीक है बच्चों, ये हमारे इस प्रश्न का आंसर है। अब आते हैं 2-2 नंबर वाले प्रश्नों पर। ठीक है, 2 का देखो भाई, 2 का बड़े बड़े प्रश्न, थोड़े से बड़े प्रश्न, यहां पर 2 नंबर के अब ये प्रश्न होते हैं, तो इनको जरा ध्यान से समझना है। ठीक है, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। चलो भाई, 2 नंबर के प्रश्न हैं, और ये प्रश्न 3 का से है। इसमें लिखा है यदि y बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, तो dy/dx हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। 2 का
देखिए हमें ऐसा दिया गया है कि यदि y बराबर कोट इनवर्स, y बराबर कोट इनवर्स ब्रैकेट में दिया गया है अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और प्लस में इधर है 1 और बटे में लिखा है x, और ये हमें दिया गया है, तो dy ओवर dx का मान बताइए। क्या कहता है? तो बताइए dy ओवर dx का मान कितना होगा। समझो भाई क्या होगा, ध्यान से समझ लेते हैं। आसान सा काम ये है बच्चों, यहां पर अगर हम सीधा सीधा अवकलन करने लगे तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी समस्या बढ़ेगी। अगर आप प्रतिस्थापन कर दें तो बिल्कुल एकदम आसान सा काम यहां से सरलता से बिल्कुल ये प्रश्न हल हो जाएगा। इसमें हम x बराबर टेन थीटा मान लेते हैं। क्या मान लें? x बराबर टेन थीटा। अच्छा भाई x बराबर टेन थीटा ही क्यों माना? इसलिए कि अगर हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो इसका मान हम सेक स्क्वायर थीटा जानते हैं, है ना। अगर साइन लिखेंगे तो भैया इसका मान तो होता ही नहीं है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का कोई सूत्र नहीं होता है। 1 प्लस एक्स का मान कॉस थीटा लिख दे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कोई सूत्र नहीं होता है। हाँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये इससे इसका हल निकल आएगा। तो हमने क्या किया है, एक्स बराबर टेन थीटा लिखा है। अब यहां से देखो थीटा का मान निकालें तो कितना मिलेगा, टेन इनवर्स एक्स मिल जाएगा, और इन मानों को आपको यहां रख देना है। y बराबर कोट इनवर्स ब्रैकेट में लिखना है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स का मान कितना लिखोगे, टेन थीटा, और इसका स्क्वायर लिखोगे, और प्लस में 1 और नीचे बटे में x, और x का मान क्या लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे। ठीक है भाई। y बराबर यहां पर लिखना है कोट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहां पर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और इसका वर्गमूल लेंगे तो सेक थीटा, प्लस में 1 और नीचे बटे में क्या लिखना है, टेन थीटा। ठीक है बच्चों। y बराबर कोट इनवर्स, इधर देखो सेक थीटा को हम लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा, प्लस में 1 नीचे बटे में यहां टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा, बटे में कॉस थीटा लिखेंगे। इतनी बात ठीक है बच्चों। यहां से और थोड़ा आगे बढ़ा जाए तो y बराबर कोट इनवर्स, और आगे देखो यहां से एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा और ये कट जाएगा। यहां पर ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा मिलेगा और नीचे आपको साइन थीटा मिल जाएगा। बोलो भाई इतनी बात ठीक है। अब यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यूज हैं उनको यहां रखेंगे। यहां देखिए लिखा है y बराबर कोट इनवर्स ब्रैकेट में है 1 प्लस, यहां कॉस थीटा का मान जो होता है, कॉस थीटा का मान हाफ एंगल में रखना है। कॉस थीटा का वो मान लिखो जिससे एक ये कैंसिल हो जाए, तो कॉस थीटा का मान होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है कि नहीं? होता है भाई। नीचे देखो साइन थीटा का भी हाफ एंगल में मान होता है 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू में कॉस थीटा बटे 2 होता है, और यहां से देखो ऊपर से एक एक आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कोट इनवर्स एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 लिखो, नीचे 2 साइन थीटा बटे 2 लिखो, कॉस थीटा बटे 2 लिखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर यहां पर हमें कोट इनवर्स कॉस थीटा बटे 2 बटे साइन थीटा बटे 2 को हम कोट थीटा बटे 2 लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते कि नहीं? यहां से कोट इनवर्स से कोट कैंसिल करेंगे तो y बराबर हमें थीटा बटे 2 मिलेगा। y बराबर 1 बटे 2 और थीटा का मान देखिए यहां से निकाल के हम रख देते हैं, टेन इनवर्स x है। तो बच्चों ये प्रश्न हमारा जो था, दिया गया प्रश्न था, हमने यहां तक कन्वर्ट कर लिया। सिंपल सा काम है, इसका अवकलन हम कर दें तो बहुत आराम से कर सकते हो। यहां पर लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अगर अवकलन कर लिया जाए, जहां पर देखो y का अवकलन तो पता ही है भाई, dy ओवर dx लिखना है, 1 बटे 2 अचर है, और यहां से d ओवर dx टेन इनवर्स x लिखना है। टेन इनवर्स x का केवल और केवल अवकलन आपको आना चाहिए, क्या होता है, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और यही है इस प्रश्न का अवकल गुणांक dy ओवर dx बराबर 1 बटे 2 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट है। चलिए भाई 2 नंबर का प्रश्न था बच्चों, ठीक है, नोट करिए। आगे भाई बहुत सरल काम है, 2 रेखाओं, 2 आपके सदिश दिए गए हैं, 2 सदिशों के बीच का कोण क्या होता है मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। 2 सदिश, अगर एक सदिश a है एक सदिश b है, इनके बीच का कोण हम कैसे ज्ञात करते हैं?
अगर ए और बी के बीच का कोण थीटा है तो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू में कॉस थीटा होता है। हमसे पूछा गया है कॉस थीटा का मान बताओ, तो हमें क्या करना है, ए डॉट बी बटे में लिखना है मॉड ऑफ ए इंटू में मॉड ऑफ बी लिख देना है। ये सदिश ए और सदिश बी का आदेश गुणा करो, बटे में इनके मॉड से भाग कर दो, कॉस थीटा का मान निकल आएगा। और फिर इसके बाद में थीटा का मान जब निकालोगे तो क्या लिखना है, कॉस इनवर्स ए डॉट बी लिखना है, और नीचे बटे में क्या लिखना है, ए डॉट बी के बाद नीचे बटे में आपको लिखना है मॉड ऑफ ए इंटू में मॉड ऑफ बी लिखना है। बच्चों यही देखो इस दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है। तो मेरे ख्याल से ए सदिश दिया गया है, बी सदिश दिया है, आदेश गुणा आपको जान करना आता ही है ना, आई से आई का, जे से जे का, के से के का गुणा करो, इनके मापांक भी निकालना आता है, भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर गा पर 2 का गा प्रश्न देखो, यहां पर निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत यहां क्या करना है कि आपका कोई उद्देश्य फलन दिया गया है z बराबर एक्स प्लस 3y, इसका न्यूनतम मान आपसे पूछ लिया गया है। देखो यहां पर है गा नंबर का 3 का गा, 3 गा, देखो ध्यान दें 3 गा प्रश्न है और ऐसा लिखा है ये आपका निम्न अवरोध, पहले तो लिख लेते हैं अवरोध, अवरोध कहें या विवरोध कहें या असमकाएं कहें। ठीक है, अवरोध कौन कौन से दिए गए हैं, ये है x प्लस वाई और ये है लेस देन और इक्वल टू 8 पहला, और दूसरी असमका दी गई है यहां पर 3x प्लस 5y, 3x प्लस में 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, यहां दूसरी असमका दी गई है। और तीसरी और चौथी असमकाएं बिल्कुल कॉमन होती हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तथा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारी तीसरी असमका होती है। ये इतनी 3 असमकाएं दी गई हैं तथा यहाँ पर उद्देश्य फलन हमें जो z का मान है उसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है, और z बराबर हमें दिया गया है x प्लस 3y, x प्लस 3y का न्यूनतम मान ये हमें करना है ज्ञात। देखो ध्यान दें, तो भाई पहले तो हमें आलेख बनाना होगा, सीधा सीधा सा काम होता है। पहले हमें बनाना है इसका आलेख। देखिए x प्लस वाई जो लिखा है लेस देन इक्वल टू 8, इसके संगत समीकरण पहले बनाओ, के संगत समीकरण आपको बनाना है। संगत समीकरण का मतलब असमका का निशान हटाओ, बराबर का लगा दो यार, उसमें कोई खास बात थोड़ी है। x प्लस वाई बराबर 8 लिख दो और इसको अंतःखंड रूप में बदल दें तो x बटे 8 प्लस वाई बटे 8 बराबर 1 लिख दें। और यहां पर हम कह सकते हैं कि ये वाली जो रेखा है x अक्ष को 8,0 पर काटती है और y अक्ष को 0,8 पर काटती है। मान लिया x अक्ष को a बिंदु पर, y अक्ष को b बिंदु पर काटती है। ठीक है भाई, इसको हम यहां पर ग्राफ पर प्लॉट कर लेंगे। चलो कर लेते हैं, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये हमारा हो गया मूल बिंदु। अब हमें क्या करना है, देखो ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक। 8,0 तो देखो यहां लिख देना है, ये हमारा हो गया 8,0। यहां पर भी ऊपर है देखो 0,8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर आपको 0,8 लिखना है, ये हमारा बी बिंदु हो गया। अब बी बिंदु और ए बिंदु को आपस में मिला दें तो जो मिलाने वाली रेखा होगी वो आपकी इस रेखा, इस समीकरण को निरूपित करेगी। ये मिलाने वाली जो रेखा ए बी है वो काय को निरूपित करती है, इस समीकरण को x प्लस वाई बराबर 8 को निरूपित करेगी। x प्लस वाई बराबर 8 यहां लिख दें। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। आपको क्या करना है, बिल्कुल आइडिया से नहीं बल्कि एक स्केल रख के बिल्कुल सीधी रेखा खींचनी है। चलो भाई, यहां पर दूसरी असमका की बात करें, असमका नंबर 2 जो लिखा है 3x प्लस में 5y और ये आपका बड़ा है बराबर 15 से, इसमें के संगत समीकरण बनाओ। के संगत समीकरण यहां लिखो। संगत समीकरण कैसे देखो, 3x प्लस में 5y बराबर का निशान लगाओ, 15 लिख दो। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। इसके बाद की बात समझो, अब क्या करना है, 15 से डिवाइड करना है तो 3x बटे में यहां 15 लिखेंगे,
प्लस 5 बटे में यहाँ 15 लिखेंगे बराबर में 1, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो बच्चों इस तरीके से x बटे में 5 लिखो प्लस y बटे में 3 लिखो बराबर में 1, और यहां से ये वाली रेखा जो है वो x अक्ष को मान लिया c और y अक्ष को मान लिया d बिंदु पर काटती है। तो x अक्ष पर जो बिंदु है होगा वो कौन सा होगा 0,5, जो y अक्ष पर बिंदु d होगा उसके निर्देशांक 0,3 हो जाएंगे। बोलो सही है कि नहीं। तो यहां पर देखो 5,0 कहां पर देखो 1 2 3 4 5, ये हमारा 5,0 बिंदु है। इसके बाद 0,3 कहां है 1 2 3, ये हमारा बिंदु 0,3 कहलाएगा। देखो 0,3 बिंदु ये है, इसको यहां C नाम दे दें, इसको यहां D नाम दे दें, और इन दोनों को मिलाने से ये हमारा एक रेखा बनेगा। देखिए ये हमारा एक रेखा है, और इस रेखा को हम कह सकते हैं कि ये रेखा कौन सा है। देखो 3x प्लस 5y बराबर 15, 3x प्लस में 5y बराबर में 15 की ये हमारी रेखा है। 3x प्लस 5y बराबर 15, करेक्ट है बच्चों। अब इसके बाद यहां पर इनके हल क्षेत्र भी ढूंढना पड़ेंगे, है ना। इनके हल क्षेत्र कहां है, पहली असमका का हल क्षेत्र अगर ढूंढना है तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, इसमें क्या करना है x का मान 0 लिखो, y का मान 0 लिखो। इस वाली असमका का हल क्षेत्र या तो इधर होगा या इधर होगा। अगर मूल बिंदु से संतुष्ट कर जाती है तो हल क्षेत्र इधर की ओर मूल बिंदु की ओर होता है, मूल बिंदु से संतुष्ट ना करे तो हल क्षेत्र फिर मूल बिंदु की अपोजिट साइड हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, इसमें x का मान लिख दें 0, y का मान लिख दें 0, और ऐसा रखने पर आपको क्या मिलेगा, देखो 0 प्लस 0 लेस देन 8, ये 8। अब देखो बच्चों ये बिल्कुल सत्य बात है, एकदम सत्य बात है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। 0 छोटा होता है 8 बड़ा होता है, मतलब ये मूल बिंदु से ये असमका संतुष्ट हो रही है। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की ओर ही होगा, इधर की ओर होगा बच्चों। बोलो होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा ना। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो असमका ये है ना x प्लस वाई, और ये आपकी x प्लस वाई लेस देन 8, इस असमका का जो हल क्षेत्र है वो नीचे की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। अब दूसरे की बात करो, दूसरी असमका क्या है, देखो ये है हमारे पास 3x प्लस 5y और ग्रेटर देन इक्वल टू 15। इसमें भी वही काम करना है, x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर और रखो तो हमें ये 0 मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा, बड़ा बराबर है 15 से। बिल्कुल बच्चों असत्य लिखा है। क्या लिखा है, असत्य लिखा है। क्यों लिखा है भाई असत्य, इसलिए कि 0 कहां बड़ा होता है, 0 तो छोटा होता है, 15 बड़ा होता है। यहां लिखता है 0 बड़ा है 15 से, गलत बात कहना ना, तो असत्य बात है। इसका मतलब मूल बिंदु की ओर इसका हल क्षेत्र नहीं होगा, मूल बिंदु के अपोजिट साइड मतलब ऊपर की ओर इसका हल क्षेत्र होगा। बोलो बच्चों होगा कि नहीं, होगा। अब बताओ, अब इसके बाद तीसरी असमका, चौथी असमका ये लिखिए जो x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बराबर या बड़ा है 0 से, इसका मतलब इसका हल क्षेत्र कहां होगा, y अक्ष पर या y अक्ष के दाईं ओर होता है। y बड़ा या बराबर 0 के है तो इसका हल क्षेत्र x अक्ष पर या x अक्ष के ऊपर की ओर होता है। तो बच्चों ये देखो इसका हल क्षेत्र इधर की ओर है ना, इसका हल क्षेत्र इधर की ओर है, और यहां पर ये y बराबर या बड़ा है 0 से, है ना, तो इसका हल क्षेत्र ऊपर की ओर होगा। तो बच्चों अब आप यहां से ध्यान से देखो, चारों असमकाओं में उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा है। इसमें देखो इसका क्षेत्र इधर है, इसका क्षेत्र इधर है, इसका क्षेत्र इधर है और इसका क्षेत्र इधर है। तो बच्चों यहां पर ये चार जो ये कॉर्नर पॉइंट मिल रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हो कि ये आपके ये क्षेत्र जो परिबद्ध क्षेत्र है, बंधा हुआ क्षेत्र है, वो चारों असमकाओं का उभयनिष्ठ क्षेत्र है। इसको हम क्या कहते हैं, सुसंगत हल क्षेत्र कहते हैं। ये सब क्षेत्र जो है वो सुसंगत हल क्षेत्र है, वो क्षेत्र है जिसके सभी बिंदु इस असमका का हल है, इस असमका का हल है, इस असमका का हल है, इस असमका का हल है। मतलब इसके सभी बिंदु जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो उभयनिष्ठ क्षेत्र इन सभी असमकाओं का उभयनिष्ठ क्षेत्र है, मतलब इनका हल है। तो बच्चों यहां पर हमने डाला है क्या, ए सी डी, तो इसको क्या डाला था ए, इसको क्या डालोगे बी। तो इस तरीके से यहां हम कह सकते हैं कि ए बी डी सी ये हमारा सुसंगत हल क्षेत्र कहलाएगा। हम यहां लिखेंगे सुसंगत हल
क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र यहीं से देखो सी ए बी डी परिबद्ध क्षेत्र है। परिबद्ध का मतलब बाउंडेड क्षेत्र है, परिबद्ध क्षेत्र। सुसंगत हल क्षेत्र सी ए बी डी परिबद्ध क्षेत्र है, अतः ये क्षेत्र आपका क्या है, सुसंगत हल क्षेत्र है, ये परिबद्ध क्षेत्र है। अतः जो कोणीय बिंदु है, इन कोणीय बिंदुओं पर हमें देखना है कि कहां पर न्यूनतम है और कहां पर अधिकतम है। कोणीय बिंदु पहले यहां लिखो, यहां पर लिख लेते हैं कोणीय बिंदु, ठीक है। और यहां पर z लिख लेते हैं। z बराबर क्या है आपका, z का मान है x प्लस 3y, x प्लस 3y। अब देखिए कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, चारों बिंदु को लिखो आप। पहला C बिंदु है जिसके निर्देशांक 5,0 हैं, और ये A बिंदु है जिसके निर्देशांक 8,0 हैं। इसके बाद ये आपका B बिंदु है जिसके निर्देशांक 0,8 हैं, और इसके बाद ये आपका D बिंदु है जिसके की निर्देशांक आपको 0,3 दिए गए हैं, 0,3 दिए गए हैं। अब इन सभी मानों पर हमें इस z का मान ज्ञात करना है। तो 5 यहां रखो x की जगह, और y की जगह 0 लिखो, तो z का मान तो बच्चों यहां 5 आ जाएगा। x का मान देखो 5 है, y का मान 0 है, तो 5 ही तो आएगा। और इसी प्रकार यहां पर z का मान देखो, x का मान लिखोगे 5, 8, x का मान लिखोगे 8, y का मान 0, तो यहां पर z का मान 8 मिलेगा। और यहां पर देखो x का मान लिखेंगे 0, y का मान लिखेंगे कितना 8, तो 8 दिया 24, तो यहां से z का मान हमें 24 मिलेगा। यहां पर x का मान लिखो 0 और y का मान 3 त्रिका 9, तो यहां से हमें z का मान 9 मिलेगा। बच्चों आप देख सकते हो सबसे छोटा मान जो सबसे न्यूनतम मान है वही हमसे पूछा गया है, तो आपको ये लिखना है z का निम्नतम मान क्या है, निम्नतम मान जो है वो आपको 5 लिखना है। और कहां पर है, 5,0 पर है, तो आपको यही उत्तर में लिख देना है x बराबर 5, y बराबर 0 पर z का निम्नतम मान बराबर क्या लिखना है, 5, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। बोलो भाई ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से आपको ग्राफ पर नहीं बनाना है, बनाना तो अपनी कॉपी पे है। ऐसा नहीं है तो आप ग्राफ मांगने लगो, ग्राफ दे दो, ये वो नहीं, कोई जरूरत नहीं है ग्राफ की। आपको अपनी कॉपी पर सुंदर राइटिंग में, बिल्कुल सुंदर राइटिंग में बनाना है ना। अगर आपने सुंदर राइटिंग में बनाया तो आपको बिल्कुल सॉलिड पूरे नंबर मिलेंगे। आप इतना कर सकते हो कि जो हमारा बाउंडेड क्षेत्र है, जो परिबद्ध क्षेत्र है, उसको आप यहां पर दूसरे कलर से छायांकित ऐसे कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कि भाई यहां पर ये एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपने कौन सा क्षेत्र सुसंगत हल क्षेत्र बनाया है, ठीक है। ये क्षेत्र हमारा जो है वो सुसंगत हल क्षेत्र है, ये इतना ऐसे करके आपको बनाना है, ठीक है। ये क्षेत्र हमारा सुसंगत हल क्षेत्र कहलाएगा। और इस क्षेत्र में जो आपका x का मान है 5, y का मान 0, वहां पर ही z का निम्नतम मान 5 हमें प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का घा। कहता है दो, यहां पर कहा गया है P का मान बताइए यदि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। बच्चों आपको बता दें कि इस वर्ष दो रेखाओं के बीच का कोण, दो समतलों के बीच का कोण आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। दो समतलों के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न अगर आपसे पूछता है तो ये मानो कि वो आउट ऑफ सिलेबस है इस वर्ष के लिए, है ना। अगले वर्षों की बात नहीं चल रही है, यहां पर 2023 की बात करी जा रही है। 2023 में अगर यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो वहां पर दो रेखाओं के बीच का कोण और दो समतलों के बीच का कोण वाला प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हालांकि यहां पर छोटा सा ये प्रश्न है, यहां पर दिया है दो रेखाएं और उनके वे दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, मतलब बीच का कोण 90 अंश है ना। बीच के कोण वाला तो प्रश्न हो गया, तो इस टाइप का प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर हम आपको हिंट करें तो इसको ऐसे लिख सकते हो, हिंट क्या लगा देते हैं, देखो 3 का घा ऐसा लिखा है। एक रेखा हमारी ये है, रेखाएं दो दी गई हैं। एक रेखा है हमारी 1 - x अपॉन में 3 बराबर में
7 बाई माइनस में 14 और अपॉन में 2p और बराबर में यहां पर z माइनस में 3 और अपॉन में लिखा हुआ है 2 तथा एक दूसरी रेखा जो दी गई है वो हमारी है 7 माइनस 7x और बटे में यहां है 3p बराबर बाई माइनस में 5 बटे में 1 और बराबर यहां पर आपको 6 माइनस में z बटे में क्या लिखना है 5। ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ठीक है, समझते हैं। तो पहले तो इन रेखाओं को असली रूप में बनाओ। असली रूप क्या होता है, देखो ये x माइनस x1 बटे a1 बराबर बाई माइनस बाई1 बटे b1 बराबर में z माइनस z1 बटे c1 एक रेखा हमारी ये, और दूसरी रेखा x माइनस x2 बटे a2 बराबर बाई माइनस बाई2 बटे में b2 बराबर z माइनस z2 बटे c2, ये आपकी दूसरी रेखा होती है। तो ये दोनों रेखाओं के बीच का कोण आपसे पूछा जाता है। दोनों रेखाओं के बीच यहां पर कोण नहीं पूछा गया है, ये कहा गया है कि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। अगर ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो लंबवत होने का जो प्रतिबंध होता है वो आपको बता देते हैं कि a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर अगर 0 मिलता है तो हम लिख देते हैं कि ये दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं, लंबवत हैं। यदि a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर 0 हमें मिलता है तो लिख देते हैं कि दोनों रेखाएं कैसी हैं, लंबवत हैं। तो बच्चों यहां पर इनको पहले असली रूप में बनाओ। यहां पर देखो x माइनस x1 है, यहां पर उल्टा लिखा है यार, ऐसे कर दो, माइनस यहां से कॉमन ले लो तो x माइनस 1 अपॉन माइनस 3। ध्यान से समझो, यहां से हमने माइनस कॉमन लिया तो x प्लस का हो गया माइनस का 1 और अपॉन में जो माइनस कॉमन लिया है वो हमने नीचे लगा दिया, बाकी और कोई बात नहीं। बराबर यहां देखो 7 का भाग, यहां 7 का भाग, तो यहां भी 7 का भाग दे दें तो ये हमारी बाई माइनस में 2 बटे में 2p में भी हमें 7 का भाग देना है। हमने अंश और हर में 7 से डिवाइड कर लिया है। हमें क्यों किया हमने, बाई माइनस बाई1, ये हमें फॉर्मेट चाहिए ना। तो यहां पर आप देख सकते हो बाई1 का मान कितना हो जाएगा, 2। इसके बाद ये तो आपका ठीक लिखा है भाई, z वाला पद ठीक है, z माइनस 3 बटे में 2 ये ठीक है। इसी प्रकार इसको भी हम बदल सकते हैं। यहां से देखो माइनस 7 से भाग करो, माइनस 7 से भाग करोगे तो x माइनस का 1 बटे में माइनस में 3p बटे में 7 हो जाएगा। बराबर में यहां तो ठीक है भाई, बाई माइनस 5 बटे 1 ठीक है, और बराबर में यहां पर माइनस कॉमन केवल ले लिया जाए तो z माइनस 6 बटे में माइनस का 5। तो बच्चों ये दोनों रेखाएं मानक रूप में बदल गई हैं। और अब ये दोनों रेखाएं प्रश्न में कहता है लंबवत हैं तो p का मान बता दो। क्या कहता है, यहां पर आप देख सकते हो a1 b1 c1, तो ये है देखो a1 है ऋण 3, b1 है हमारा 2p बटे में 7, c1 हमारा है 2 तथा ये हमारे पास a2 का मान है ऋण के 3p बटे 7 माइनस में 3p बटे में 7 a2 b2, ये है आपका 1 c2, ये हमारा माइनस में 5 है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो आपको क्या लिखना है, दोनों रेखाएं लंबवत हैं। चूंकि दोनों रेखाएं लंबवत हैं, अतः दोनों रेखाएं लंबवत हैं, तो इसका मतलब है कि a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर क्या है, 0 है। तो यहां पर देखो a1 इंटू a2 का मतलब क्या है, आपको लिखना है माइनस 3 में गुणा करना है माइनस में 3p बटे 7 से, प्लस का निशान लगाओ। b1 इंटू b2 तो लिखना है 2p बटे में 7 गुणा में 1, c1 इंटू c2, c1 का मतलब 2, c2 का मतलब माइनस 5 और बराबर 0। तो यहां से माइनस माइनस प्लस, 3 का 9, आपको लिखना है 9p बटे 7 और यहां पर लिखना है 2p बटे में 7 और यहां पर माइनस में 5 दूनी 10 लिख दें बराबर 0। अब बच्चों यहां पर माइनस का 10 पहले इधर ले जाओ तो 9 2 11, 11p बटे 7 बराबर इधर 10 हो जाएगा, 10 सत्ते 70, p का मान हो जाएगा 70 और बटे में 11। ये देखो p का मान हमने निकाल लिया है। ठीक है, कब p का मान है ये, तब जब ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। प्रश्न कहता है दोनों रेखाएं तो लंबवत हैं तो p का मान बताओ। दोनों रेखाएं लंबवत हैं मतलब यहां पर ये शर्त लागू हो जाएगी, अगर दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर 0 दिया गया है, तो हमसे कहा है p का मान बता दो। ठीक है, ये हमारा 3 का घा है।
चलिए भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पर। इसको कर लेते हैं, अब जल्दी से बच्चों नोट करें, तब तक हम थोड़ा इंक डाल लें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कहता है? कहता है कि एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों ही पढ़ते हैं। तो यदृच्छा एक चुना गया बच्चा, यदृच्छा एक बच्चा चुना जाता है, मतलब एक विद्यार्थी चुना जाता है। तो कहता है प्रायिकता ज्ञात करिए कि वह गणित पढ़ता है जबकि वह विज्ञान पढ़ता है। और दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है, उसकी प्रायिकता बतानी है जबकि वह गणित पढ़ता है। सरल है भाई, देखो यहां पर कंडीशन लगा दी गई है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपका क्वेश्चन हो गया। यहां पर प्रश्न में कहता है जो मैथ पढ़ने वाले हैं ना, तो उनको एम से लिख दें, उनकी प्रायिकता दी गई है। मैथ पढ़ने वालों की जो प्रायिकता है वो 40% लोग हैं, 40/100 लिख दो इसको, है ना। मैथ पढ़ने वालों की, तो मैथ वालों को एम से लिख दो, बायोलॉजी वालों को, जीव विज्ञान वालों को बी से लिख लो, क्या दिक्कत है। तो यहां से देखो हमें 2/10 मिल जाएगा, ठीक है। जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनकी प्रायिकता यहां पर दी गई है। बायोलॉजी पढ़ने वाले जो छात्र हैं 20% हैं, तो 20% मतलब 20/100 लिख लें, और 2 में थोड़ा ये 40% है तो 4 में लिखना है, ठीक है। 4/10 और ये हमारा 20/100 मनी 2/10 लिखना है। अब यहां पर दोनों पढ़ते हैं, मतलब मैथ भी पढ़ते हैं और बायोलॉजी भी पढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी आपके छात्र हैं जो मैथ और बायोलॉजी दोनों पढ़ते हैं, तो उनके मैथ और बायोलॉजी को दोनों को मतलब क्या है? इंटरसेक्शन, दोनों में है, इधर भी है इधर भी है। तो जो मैथ और बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं टोटल, उनकी संख्या कितनी है? यहां पर उनकी प्रायिकता 10% है। 10 मतलब 10/100 लिख लो, 1/10 लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर हमसे पूछा क्या गया है? पहले ये देखो, हमसे पूछा गया है गणित पढ़ता है, यदृच्छा एक विद्यार्थी चुना जाता है, एक विद्यार्थी के गणित पढ़ने की प्रायिकता, जबकि वह जीव विज्ञान पढ़ता है, बराबर क्या लिखना है? जीव विज्ञान तो पढ़ता है, लेकिन गणित के पढ़ने की प्रायिकता क्या है? तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ जबकि वह बायोलॉजी पढ़ता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों यहां पर क्या होता है? कंडीशन, जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है तो इनका दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी निकालना है, और जो बटे में लिखा होता है बस उसी की प्रोबेबिलिटी से भाग करना होता है ना। तो आपको क्या लिखना है? देखो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/10 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर कितना है? यहां पर 2/10 है, 10 से 10 कैंसिल कर दो, 1/2 ठीक है। दूसरे प्रश्न का आंसर देखो, यहां पर कहता है कि एक विद्यार्थी जो अब बायोलॉजी पढ़ने वाले की प्रायिकता बताओ जबकि वो गणित पढ़ता है। यहां पर कहता है विद्यार्थी के जीव विज्ञान पढ़ने की प्रायिकता, जीव विज्ञान पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करना है जबकि वह गणित पढ़ता है, बराबर क्या लिखना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ जीव विज्ञान की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि वो गणित पढ़ता है, बराबर में इंटरसेक्शन, तो वही बात है, बी इंटरसेक्शन एम कहें या एम इंटरसेक्शन बी कहें सेम होता है, बस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम का यहां पर हमें भाग करना है। यहां पर देखो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 1/10, तो यहां पर आपको 1/10 लिखना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एम की वैल्यू लिखनी है 4/10, और यहां से देखिए 10 से 10 कैंसिल करोगे, 1/4 इसका आंसर आएगा, ठीक है। जीव विज्ञान पढ़ने की क्या प्रायिकता है जबकि वो गणित पढ़ता है?
उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो अब हम लोग और एक आगे प्रश्न समाकलन के प्रश्न पर आते हैं। यहां पर है 4 का खा प्रश्न। देखो 4 का खा है, समाकलन का प्रश्न है। देखो कैसे करना है समाकलन, देखिए ये हमारे पास है समाकलन साइन x माइनस ए। क्या करना है, 4 का खा है, 4 खा प्रश्न। देखो 4 का खा, इसमें कहता है समाकलन करना है साइन x माइनस ए और अपॉन में लिखा है साइन x प्लस ए, x प्लस ए लिखा है इंटू dx, और इसका हमें मान ज्ञात करना है। भाई देखो कैसे करना है, ध्यान से समझना है, थोड़ी सी ट्रिक है, इसको याद कर लो। हमें करना क्या है, यहां पर समाकलन साइन, नीचे देखो x प्लस ए लिखा है, तो भैया हमें ऊपर भी x के साथ में a जोड़ना है। अगर a जोड़ देंगे तो मेरे ख्याल से a घटाने में भी कोई समस्या वाली बात नहीं, a जोड़ो a घटा दो। और माइनस का a तो पहले से लिखा है, तो इसका मतलब यहां पर 2a लिख दो, माइनस में 2a इस तरीके से, ठीक है। और नीचे बटे में क्या है, x प्लस a। क्या किया बता सकते हो क्या, हमने a जोड़ा है, a घटाया है। a जोड़ने वाला तो ये लिखा है, जब घटाया है तो एक पहले से है, एक और घटा दिया तो 2a हो जाएगा कि नहीं। और इनटू में dx हमारे पास है, और इस तरीके से अब हम देखो समाकलन का निशान लगाएं। इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, तो साइन a माइनस b, या ये कहे कि जो x है ये y है, तो साइन x माइनस y का फॉर्मूला आपको लगा देना है। साइन x माइनस y का क्या फॉर्मूला होता है, साइन x कॉस y। साइन x का मतलब ये है, कॉस y का मतलब 2a है, फिर माइनस कॉस x प्लस a लिखो और इनटू में साइन 2a लिख लें, और नीचे बटे वाला ये अलग अलग भाग कर देते हैं, अलग अलग भाग कर दें तो साइन x प्लस a से अलग भाग करेंगे, साइन x प्लस a से दोनों में अलग अलग भाग कर दिया इंटू dx। बताओ बच्चों इतनी बात क्लियर है। हमने किया क्या है, एक बार फिर से समझो। a जोड़ा a घटाया, तो इसको हमने साइन x माइनस इसको y, तो साइन x माइनस y का फॉर्मूला साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y, ठीक है कि नहीं। माइनस बीच में हो गया, इसको यहां के जगह पर यहां लगा दो, एक स्टेप तो हमने बचा ही लिया है। अब बच्चों अलग अलग भाग करो तो x प्लस a का x प्लस a से पूरा पूरा डिवाइडेशन हो जाएगा, समाकलन कॉस 2a इंटू dx माइनस समाकलन, यहां भी ध्यान से देखो, तो साइन 2a तो यार समाकलन से बाहर निकालो, साइन 2a का तो समाकलन होगा नहीं क्योंकि ये तो अचर राशि है। यहां पर आपको लिखना है कॉस x प्लस a बटे में साइन x प्लस a और इंटू में dx, ठीक है। यहां पर इसको मान लें t, तो ये हो जाएगा dt बटे t मानी लॉग t, मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कोट लिख सकते हैं। देखो कॉस x प्लस a बटे में साइन x प्लस a, इसको कोट x प्लस a लिख सकते हैं, और कोट x प्लस a का समाकलन लॉग साइन x प्लस a होगा कि नहीं होगा, तो उसको लिख देते हैं। देखो ध्यान दें, ये हमारे पास cos 2a अलग करो, 1 का समाकलन x लिखना है, माइनस साइन 2a ये हमें ज्यों का त्यों लिखना है, और इसका समाकलन लॉग में होता है x प्लस a, और प्लस a कांस्टेंट लगा दो भैया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब बोलो यहां तक ठीक है बच्चों, क्लियर चल रहा है। किसी को कोई भी डाउट्स अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में अभी का भी कमेंट करके बताओ, ठीक है। और बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर बच्चों मेरे ख्याल से ये भी प्रश्न बहुत ही सिंपल, दो यहां पर देखो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण यहां दिए गए हैं, और आपसे पूछा गया है कि इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यहां पर समांतर चतुर्भुज के गा नंबर 4 का गा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमें दिए गए हैं, विकर्ण D1 और D2 दिए गए हैं, ठीक है। D1 और D2 ये हमें दिए गए हैं। D1 विकर्ण जो है वो हमें दिया गया है 2i नहीं 3i है, तो लिख देते हैं, देखो 3i और प्लस में 2j और माइनस में k, और दूसरा विकर्ण हमें यहां पर दिया गया है i, और माइनस में इधर है 3j और प्लस में 2k,
और अब हमसे पूछा गया है कि ये दोनों विकर्ण जो दिए गए हैं इनकी मदद से हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो भाई कर सकते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम सूत्र बता देते हैं, आपको मान लिखना है और मेरे ख्याल से हल भी आपको ही करना है। क्या होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 और यहां पर लिखना है d1 क्रॉस d2 और इसका मॉडुलस, ये हमें देखो आंसर में लिखना है। ठीक है, 1/2 सार्डिक बनाओ और सार्डिक में यहां पर i j k लिखो और इनके गुणांक लिखना है 3 2 -1 और यहां पर 1 -3 2 और इसको प्रसार कर दें और इसका मॉडुलस निकाल लें और समझो इतना वर्ग इकाई आपको आगे लिख देना है बच्चों। मेरे ख्याल से आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है जो भी सदिश आएगा इसका मॉडुलस निकालें और यही इसका क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपका है अब सवाल, आपका आता है सवाल एक रॉले का प्रमेय। बच्चों रॉले का प्रमेय भी बोर्ड में इस वर्ष नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, रॉले का प्रमेय का कोई क्वेश्चन इस वर्ष बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, तो हम कह सकते हैं मेरे ख्याल से यहां भी मुझे बताना बेकार है। ठीक है, अब कतई रॉले के प्रमेय है ना, मध्यमान प्रमेय, रॉले का प्रमेय, आपको बिल्कुल इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप कहीं से भी सेट अगर कर रहे हो और वहां से अगर आता है तो आप वहां से इस वर्ष के लिए कम से कम कंप्लीट ना करें। ठीक है, हम फिलहाल आज यो तैयारी करा रहे हैं, है ना। जो आप लोग तैयारी कर रहे हो वो केवल आपके एग्जाम के हिसाब से कर रहे हो, है ना। आपको और दुनिया की बातें अभी हमें ध्यान नहीं रखना कि भाई हमें कोई एनडीए का टेस्ट देना है या आईआईटी का देना है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। अभी फिलहाल हमारी यूपी बोर्ड जो आपकी बोर्ड एग्जाम है ना, उस पर हमें टारगेट करना है। तो जो चीज़ें हमारे उपयोगी हैं बस उन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, तो ये 30% जो सिलेबस कम किया गया है उसके अंतर्गत रॉले का प्रमेय, बर्ध और ये आपका मध्यमान मीन वैल्यू थ्योरम, ये दोनों आपको नहीं पढ़नी है।